हेलो स्टूडेंट, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज मैं आपके सामने जो पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ उसका नाम है बाल गोविंद भगत। इस पाठ को लिखने वाले हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। सबसे पहले हम लेखक का संक्षिप्त परिचय जानेंगे, उसके बाद हम पाठ के सार को पढ़ेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार हैं। इनका जन्म 1899 को बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटे से गांव बेनीपुरी में हुआ था। इनके पिता फूलचंद एक साधारण किसान थे। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में हुआ था। इन्होंने बड़ी कठिनाई से मैट्रिक की परीक्षा ग्रहण की थी। श्री बेनीपुरी जी सन 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। स्वतंत्रता आंदोलन के समय श्री बेनीपुरी जी को 10 बार जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1957 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। बेनीपुरी जी ने लगभग 15 वर्ष की आयु में पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने समय समय पर किसान पत्र, तरुण भारत, बालक, युवक, योगी, जनता आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का कुशल संपादन किया है। इनका निधन सन 1968 में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें से उपन्यास कैदी की पत्नी और पतितों के देश में, कहानी संग्रह चिता के फूल। इन्होंने नाटक और एकांकी लिखी हैं, जिनमें से कुछ अम्बपाली, सीता की माँ, नेत्रदान, विजेता, गांव का देवता। कुछ रेखा चित्र लिखे हैं, जैसे माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मन और विजेता। ऐसे ही इन्होंने निबंध और संस्मरण लिखे हैं, जंजीरें और दीवारें, मुझे याद है, मेरी डायरी, नई नारी, मशाल। यात्रा वृतांत इन्होंने लिखे हैं, उड़ते चलो, पैरों में पंख बांधकर। और जीवनी इन्होंने एक तो कार्ल मार्क्स पर लिखी है, दूसरी जयप्रकाश नारायण। इनकी साहित्यिक विशेषताएं। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं में प्रमुख रूप से स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चेतना आदि दिखाई देती है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्य सेवी थे। इनके साहित्य में गहन अनुभूतियों और उच्च कल्पनाओं का भी सुंदर मिश्रण है। इनकी रचनाओं में जहां जीवन से संबंधित ज्वलंत समस्याओं को उठाया गया है, वहां उनके समाधानों की ओर संकेत भी किए गए हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का साहित्य उच्च कोटि का साहित्य है, जिससे मानवता के विकास को भी प्रेरणा मिली है। बिहार साहित्य सम्मेलन की स्थापना में इनका विशेष योगदान रहा है। इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी शब्दावली के रूप में कई खंडों में प्रकाशित हो चुका है। भाषा शैली। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी के साहित्य की भाषा सरल, सहज एवं रोचक है। अलंकृत एवं भावनापूर्ण शैली के कारण हिंदी गद्य साहित्य में इनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी अत्यंत सटीक एवं सार्थक प्रयोग किया है। इसलिए इन्हें शब्दों का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने लोक प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सफल प्रयोग किया है। अब हम पाठ के सार को पढ़ेंगे। इसमें लेखक ने बाल गोविंद भगत के चरित्र के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि बाहरी वेशभूषा के आधार पर कोई सन्यासी नहीं होता। गृहस्थ जीवन जीते हुए मन से सन्यासी होना ही असली सन्यास है। साथ ही लेखक ने पाठ के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते थे।
सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की माला पहनते थे। वे सन्यासी नहीं गृहस्थ थे और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी करते थे। वे गृहस्थ होते हुए भी साधु की भाषा में खड़े उतरते थे। उनका एक बेटा और पतोहू थे। वे कबीर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे सदा सत्य बोलते और सद्व्यवहार करते थे। वे कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करते थे। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। खेत से जो भी उपज होती उसे पहले वह अपने सिर पर लादकर कबीर पंथी मठ पर ले जाते थे और प्रसाद स्वरूप उन्हें जो भी प्राप्त होता था उसी में वे गुजर बसर करते थे। बाल गोविंद भगत एक अच्छे गायक भी थे। उनका मधुर गान सदा सुनाई पड़ता था। वे कबीर के पदों को गाते रहते थे। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता था तब बाल गोविंद भगत पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जागता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी। वे सुबह अंधेरे में उठकर 2 मील चलकर नदी स्नान करने जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे ढिंगे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन लगा बैठते या आसन जमा बैठते। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तो तब देखा गया जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई थी। उनका एक ही बेटा था जो बहुत सुस्त रहता था। वे उससे अत्यधिक प्रेम करते थे और हमेशा ही उनका ध्यान रखते थे। उन्होंने उसकी शादी भी बड़ी धूमधाम से की थी। उनकी पुत्रवधू गृह प्रबंध में अत्यंत कुशल थी। उसने आते ही घर का सारा ही कामकाज संभाल लिया था। लेखक बाल गोविंद भगत भी उसके कार्य को देखकर हैरान हो गए थे। उन्होंने अपने पुत्र के शव को एक श्वेत वस्त्र से ढक रखा था। उसके सिर की ओर चिराग जला रखा था। वे अपने पुत्र वधू को भी उत्सव मनाने के लिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना था कि उसकी आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। भला इससे बढ़कर आनंद की क्या बात हो सकती है। उन्होंने अपनी पतोहू से ही बेटे की चिता में अग्नि दिलवाई। बाल गोविंद ने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर कहा था कि इसे यहाँ से ले जाओ और इसका विवाह कर दो। किंतु वह वहाँ रहकर बाल गोविंद भगत की सेवा करना चाहती थी, लेकिन बाल गोविंद भगत जी के आगे उसकी एक न चली। उन्होंने दलील दी कि अगर वो नहीं गई तो वे घर छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। बाल गोविंद भगत की मौत भी वैसे ही हुई जैसे वह चाहते थे। वे हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। वे घर में खाकर चलते थे और घर पर ही आकर खाते थे। वे गंगा स्नान के लिए आने जाने में उन्हें 4-5 दिन लग जाते थे। वे गृहस्थी थे इसलिए किसी से भीख मांग भी नहीं सकते थे। वे घर से खाना खाकर निकलते और वापस आकर ही खाते थे। बाकी दिन उपवास पर रहते थे, किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार जब वे वापस लौटे तो उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु फिर भी वे नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। यही पुरानी दिनचर्या उन्होंने शुरू कर दी। लोगों ने उन्हें बहुत मना किया कि अब आपका शरीर बूढ़ा हो गया है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने अपने मन से गाना गाया, परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। जब लोगों ने पास जाकर देखा तो उनका शरीर नहीं, वहाँ पर उनका पिंजर ही पड़ा था। यहीं पर यह कहानी अब समाप्त होती है। इस कहानी के बाद आपको प्रश्न उत्तर भी दिए जाएंगे, वो आपने लर्न करने हैं और लर्न करके कॉपी पर लिखने हैं।